गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में आज हम पढ़ेंगे बाज़ार के रूप के बारे में कि मार्केट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। हमें इसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट इन तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है। ये आपके सिलेबस के अंतर्गत ही हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बाज़ार के रूप के बारे में अध्ययन करने से पहले हम बाज़ार होता क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बाज़ार होता क्या है। साधारण बोलचाल में बाज़ार से तात्पर्य उस स्थान या जगह विशेष से के लिए होता है जहां वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता भौतिक रूप से यानी फिजिकली उपस्थित होकर वस्तुओं के क्रय विक्रय का अथवा आदान प्रदान का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल डेफिनेशन में हम ये मानते हैं कि बाज़ार क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेलर्स भी बहुत सारे आते हैं और बायर्स भी आपस में आके फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में और वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन ढूंढते हैं बाज़ार की, तो बाज़ार का तात्पर्य बहुत बड़ा हो जाता है वहाँ पे इकोनॉमिक्स में। तो बाज़ार का अभिप्राय क्या होता है इसमें? इसका अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु के मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति रखते हों। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाज़ार का तात्पर्य वो सारा क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं और इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा संपर्कता होती है कि बाज़ार में जो वस्तु है उनकी कीमतें लगभग सभी जगह समान रहती हैं। ठीक है, अगर आप टेलीफोन के माध्यम से या तार के माध्यम से भी अगर आप बायर और सेलर आपस में मिल पाते हैं तो वह भी बाज़ार माना जाएगा। यानी इकोनॉमिक्स में हम बाज़ार का तात्पर्य कोई स्थान विशेष से नहीं लेते हैं कि पर्टिकुलर स्थान में ही बायर और सेलर मिलेंगे तभी जाके वो बाज़ार कहलाएगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में बाज़ार से सिर्फ और सिर्फ हमारा तात्पर्य ये होता है कि सेलर मिलने चाहिए, बायर मिलने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली कहीं बाज़ार में मिलेंगे, अगर वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से, तो वह भी बाज़ार ही कहलाता है। यहाँ हम अलग अलग इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन देख सकते हैं। बेनहेम के अनुसार बाज़ार वह क्षेत्र है जहाँ क्रेता और विक्रेताओं में प्रत्यक्ष या व्यापारियों के द्वारा इस प्रकार का संबंध हो कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्यों का बाजार के दूसरे भाग के मूल्यों पर प्रभाव हो। ठीक है, ये डेफिनेशन देखिए, स्टोनियर की डेफिनेशन देख सकते हैं। बाजार का तात्पर्य एक संगठन से है जिससे कि किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। कोर्नो की डेफिनेशन इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो देखिए आप। अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अभिप्राय उस किसी स्थान विशेष से नहीं लेते हैं जहां वस्तुएं खरीदी बेची जाती है, बल्कि बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र एवं प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी इस डेफिनेशन में बाजार का तात्पर्य किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं लिया गया है। बाजार सिर्फ क्रेता और विक्रेताओं के बीच में एक मिलने का माध्यम है बाजार। और बाजार की जो मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे जो प्राइस है किसी वस्तु की वह सभी जगह समान होने की प्रवृत्ति होती है। तो बाजार की कौन कौन सी विशेषता आ गई हैं? बाजार के लिए वस्तु, साधन, सेवा कुछ तो होनी चाहिए ताकि आपस में आदान प्रदान किया जा सके। क्रेता और विक्रेता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो बाजार ही नहीं होगा। इसके अलावा क्रेता और विक्रेताओं में जो संपर्क है वह स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक होना जरूरी है। ठीक है, ताकि एकाधिकारी प्रवृत्ति ना हो सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं है, इससे उस संपूर्ण क्षेत्र का बोध होता है जहाँ क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं, और ये संपूर्ण क्षेत्र पूरा विश्व भी हो सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि बाजार शब्द अर्थशास्त्र में बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है।
अगर वस्तु के क्रेता विक्रेता बहुत ही सीमित क्षेत्र में होंगे तो बाजार छोटा होगा, और जिस वस्तु के क्रेता विक्रेता पूरे विश्व में फैले हुए होंगे तो उस वस्तु का बाजार भी विस्तृत होगा। आगे हम देखते हैं बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। किसी भी वस्तु के बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व दो भागों में विभाजित हैं। पहला है वस्तु के गुण या विशेषताओं के आधार पे, और दूसरा है आंतरिक परिस्थितियों के आधार पे। वस्तु के गुण और विशेषताओं में हम ये देखते हैं कि वह वस्तु किस प्रकार की है, उसके क्या गुण हैं और उसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से उसकी मांग होती है। तो इसमें हम देखते हैं ये कि जिन वस्तुओं में गुण ज़्यादा होता है उनका बाजार विस्तृत होता है, और जिन वस्तुओं में गुण निम्न होते हैं या गुणों का अभाव होता है उनका बाजार संकीर्ण होता है। अब इसमें हम वस्तु की क्वालिटी में क्या क्या देखते हैं। जैसा पहला है मांग को देखते हैं। जिस वस्तु की मांग सबसे ज़्यादा होगी उसका बाजार भी ज़्यादा होगा। जैसे कि गेहूँ है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। सोना है तो गोल्ड की आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, तो इनका मार्केट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए राजस्थानी जूतियाँ हैं तो इनका मार्केट क्या है, कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही इनकी डिमांड है, इसलिए इनका बाजार भी छोटा होगा। दूसरा है टिकाऊपन। जो वस्तु टिकाऊ तथा शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं होती है उनका बाजार विस्तृत होता है। जैसे मशीन है, आप भारत से लेकर अमेरिका में भी उस मशीन को लेके जा सकते हैं तो वो मशीन ख़राब नहीं होगी। तो ऐसे में वो वस्तु क्या है, उस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी और उस वस्तु का बाजार भी बड़ा होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूध है, दूध को आप बहुत लंबी दूरी तक नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि वह शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं में शामिल होता है। तो इस प्रकार से दूध का जो मार्केट है वह मार्केट संकीर्ण होगा। अब वैसे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज भी एक टाइम बाद में जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे में इन वस्तुओं का मार्केट क्या है, जो वस्तुएं शीघ्र नाशी होती है, जल्दी ख़त्म होने वाली होती है, उन वस्तुओं का मार्केट भी छोटा होता है। नेक्स्ट है वस्तु की वहनीयता। जिन वस्तुओं को कम खर्च में तथा सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर दूर भेजे जाने की सुविधा होती है उन वस्तुओं का मार्केट ज़्यादा विस्तृत होता है। और जिनको हम ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं, जैसे पत्थर हैं, ईंटें हैं, तो ये भारी भी होती हैं तो इनको ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं, तो इनका मार्केट छोटा होता है। फिर है श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण योग्यता। जिन वस्तुओं के नमूने या ग्रेड बनाना संभव होता है उन वस्तुओं की जानकारी क्रेताओं को देने में सरलता होती है। इससे इन वस्तुओं का बाजार क्या होता है, विस्तृत होता है। लेकिन जिन वस्तुओं को आप श्रेणीकरण नहीं कर सकते हैं, कठिन होता है, उनका बाजार संकीर्ण होता है। जैसे संगमरमर होते हैं तो ये जो पत्थर होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये पत्थर भारी होते हैं, तो आप देखिए कि इनका बाजार ज़्यादा दूर तक विस्तृत नहीं होता है। लेकिन आप ले सकते हैं जैसे कपड़ा है, कॉटन में भी अलग अलग फैब्रिक आ जाते हैं, तो इनका मार्केट थोड़ा ज़्यादा विस्तृत होता है क्योंकि इनको कैरी करना आसान होता है। नेक्स्ट है पर्याप्त एवं स्थायी पूर्ति। जिन वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त होती है उन वस्तुओं का बाजार भी बड़ा होता है, और जिनकी पूर्ति आप मांग के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं उनका बाजार संकुचित होता है। अब आंतरिक परिस्थितियों की बात करते हैं। आंतरिक परिस्थितियों में वस्तुओं के बाजार के विस्तार पर वस्तु के गुणों का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत सी देश की परिस्थितियाँ कैसी हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देश में शांति एवं सुरक्षा है क्या, अगर ऐसा है तो उस देश में जो वस्तुएं हैं उनका बाजार क्या होगा, विस्तृत होगा। इसके विपरीत बाजार संकुचित हो जाएगा अगर देश में शांति सुरक्षा नहीं होगी तो। इसके अलावा आप ले सकते हैं इसमें परिवहन एवं संचार के साधन कितने हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा डेवलप है तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर की कोई चीज़ आप कन्याकुमारी लेके आ सकते हैं। इसी प्रकार से मौद्रिक एवं कुशल साख व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी जब प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको क्या है, कीमत चाहिए। अब अगर पैसा ही नहीं है, मौद्रिक मार्केट आपका डेवलप नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वह दूर दराज तक सौदा नहीं करेगा, क्योंकि फिर बाद में उसको पैसे लेने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, सरकार क्या व्यापार को समर्थन करती है। व्यापार को समर्थन का मतलब है कि करों में छूट देती है, सब्सिडी देती है, क्या करती है गवर्नमेंट। अगर ऐसा करती है तो उस वस्तु का बाजार ज़्यादा विस्तृत होगा। इसी प्रकार से वैज्ञानिक विधियों
जैसा कि विज्ञापन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है या आप कह सकते हैं प्रदर्शनी लगाई जा रही है, तो उन वस्तुओं का मार्केट ज़्यादा विस्तृत होता है। इसी प्रकार से श्रम विभाजन किस तरीके से है, ये भी बाजार में किसी वस्तु के बाजार को निर्धारित करने की में भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बाजार के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट के रूपों के बारे में पता लगाएंगे, बाजार का वर्गीकरण देखेंगे। ये वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।